गुड मॉर्निंग गर्ल्स, फर्स्ट ईयर। हम पढ़ रहे हैं हमारे कंपलसरी इंग्लिश में चैप्टर्स चल रहे हैं हमारे अभी। पहले मैंने 3 चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो चैप्टर पढ़ने के लिए आपके सामने चैप्टर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ ताकि आपके सामने चैप्टर भी हो और आप लाइन टू लाइन समझ सकें। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि हमारे एक हमने पोएम पढ़ी है। ठीक है, पोएम अपनी पढ़ी थी हमने अनवांटेड गर्ल। ठीक है, और मैं आपको दिखा देती हूँ आज बुक के अंदर आप लोगों के पास बुक है कि नहीं है मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बुक में अच्छे से दिखा देती हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ से हमारा शुरू कर रहे हैं। ये हमारी बुक है। ठीक है, आपकी जो बुक है इंग्लिश की कंपलसरी की बुक है जो आपके सामने है। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से बुक की फ़ोटो भी दिखा देती हूँ। ये आपकी बुक है। ठीक है, ओके। इसमें हम पढ़ रहे हैं हमारा कंप्रहेंशन स्किल। ठीक है, कंप्रहेंशन स्किल्स जो ये है पार्ट 3 आपका कंप्रहेंशन स्किल। ठीक है, पार्ट 3 में हम पढ़ रहे हैं। हमारे पास जो है पोएम पढ़ रहे हैं हमने। ठीक है, हमारी पहली पोएम जो है हमारी ये वाली है। ठीक है, आपके कोर्स में जो पोएम है वो कौन सी है? वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल। ठीक है, तो हमने ये पोएम पढ़ी। मैंने इसकी फ़ोटो भी आप लोगों को क्लिक करके सेंड कर दी है और इसके मैंने आपको यहाँ तक मैंने आपको फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि हमारी एक स्टोरी पढ़ी थी हमने। ठीक है, ये वाली स्टोरी हमने पढ़ी द नाइट ट्रेन एट ड्योली। ठीक है, गौर से देख लीजिए आप, फ़ोटो भी मैं इसकी भेज चुकी हूँ। हमने ये स्टोरी पढ़ी। ओके, फिर हमने ये क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए। इसके मैंने क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको बोर्ड पे पहले वाली क्लास में मैंने बोर्ड पे आपको क्वेश्चन आंसर इसके करवा चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा था महात्मा गांधी जी का ये बर्थ ऑफ द खादी। ओके, मैंने ये नोट्स करवाए हैं आपको और इसके क्वेश्चन आंसर आपको मैंने करने के लिए भी कहा है। ठीक है, कुछ गर्ल्स ने कर लिए होंगे, लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी के अंदर या फिर जैसे भी होगा मैं आपको सेंड कर दूँगी व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ओके, जो किसका है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी की ये एक निबंध है। एक क्या है? निबंध है जो किस चीज़ के ऊपर? डेस्टिनी। डेस्टिनी होता है हमारा लक्ष्य, हमारा जो गंतव्य स्थान जो होता है, हमें कहाँ पहुँचना है, हमें कहाँ जाना है। तो उसके लिए ट्रायस्ट मीन्स होती है एक सभा करना, गुप्त सभा बनाना। ठीक है, ए ट्रायस्ट विथ डेस्टिनी। डेस्टिनी क्या थी? हमारी फ्रीडम। ठीक है, हमारी डेस्टिनी क्या थी? फ्रीडम थी। और ट्रायस्ट मीन्स होती है गुप्त सभा, एक छुप के कहीं पे गुप्त रूप से एक कोई सभा बनाई जाए, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और एक प्लान बनाते हैं किस चीज़ के लिए? हमारे फ्रीडम के लिए, भारत को आज़ाद करवाने के लिए। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सभी जानते हो जो कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज बोर्न इन इलाहाबाद इन 1889। इनका जन्म कब हुआ था? इलाहाबाद में 1889 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ही वॉज एजुकेटेड एट हौरा एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उनकी जो अध्ययन हुआ था, उनकी जो शिक्षा हुई थी, एजुकेटेड मीन्स उनकी जो शिक्षा हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हौरा में। ठीक है, हौरा जो कॉलेज है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनकी शिक्षा हुई थी। ठीक है, ही वॉज सून ड्रॉन इन द वोटेक्स ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स। इसके बाद में वो जल्दी ही किसके अंदर शामिल हो जाते हैं? इंडियन पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति जो थी उसके अंदर वो अपनी पढ़ाई होने के बाद में उनकी रुचि किस में घुस जाती है? पहले वो भारतीय राजनीति में। ठीक है, एंड ही इमर्ज एज ए लीडर ऑफ द कंट्री यूथ। और
कंट्रीज यूथ, भारत के जो जवान लोग थे उनके क्या होते हैं, वो इमर्ज होते हैं, उनके लीडर के रूप में वो काम करना शुरू कर देते हैं। भारत को आज़ाद करवाने के टाइम की बात है ये। तो उस टाइम जो यूथ थी, कंट्री के जो यूथ थी, जवान लोग जो थे, जो क्रांतिकारी थे, जो मतलब जो भारत को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया करते थे, तो उनके वो क्या हो गए, लीडर बनते हैं, लीडर थे। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई महात्मा गांधी ड्यूरिंग दिस पीरियड इन 1947। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उस टाइम पे वो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी जी से। सबसे ज़्यादा प्रभावित वो किससे थे, महात्मा गांधी जी से, ठीक है। He became the first Prime Minister of India, remained so for almost 17 years till his death 1964, ठीक है। कितने सालों तक उन्होंने, कम से कम उन्होंने 17 सालों तक वहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री होने का जो वो रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो वहाँ अपने भारत के, और जब तक रहे वो, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई 1964 तक, ठीक है। He was a dreamer, an idealist, a humanist and an artist with words and not a mere politician। वो एक तरीके के सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं थे, नेता ही नहीं थे, राजनीति ही नहीं करते थे, उसके अलावा वो ड्रीमर भी थे, काल्पनिक भी थे, वो अपनी कल्पनाओं के द्वारा वो लिखते भी थे, आइडियलिस्ट भी थे, उनके विचार जो थे वो बहुत अच्छे थे, और वो आर्टिस्ट थे, वो लिखते भी थे, उनके जो वर्क है वो बहुत अच्छे, वो एक तरीके के लेखक भी थे, ठीक है। His writings are speeches merge with his life and his life merge with the life of the nation। क्या कहा जा रहा है, उनकी जो लिखने का जो काम था, वो उनकी जो भाषण और जो वो लिखा करते थे, वो किस में, उनकी लाइफ में मर्ज होती थी, उनकी लाइफ में शामिल थी, और उनकी लाइफ किस में शामिल थी, राष्ट्र के प्रति उनकी लाइफ शामिल थी। His elegant poetical prose is best captured in letters from the father of his daughter। फादर ऑफ हिज डॉटर, एक पिता का बेटी के द्वारा लिखे गए जो लेटर थे, जब वो जेल में थे तो अपनी बेटी को, इंदिरा गांधी को, वो क्या किया करते थे, लेटर लिखा करते थे, ठीक है। तो लेटर के अंदर वो जो पोयम लिखा करते थे, कविताएं लिखते थे, प्रोज लिखते थे, वो बहुत ही अच्छे, मतलब एलिजेंट पोइटिकल थे, वो बहुत ही अच्छे प्रोज कविताएं जो लिखा करते थे वो अपनी बेटी को, वो बहुत ही अच्छे तरीके की थी, ठीक है। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी किसको कहते हैं, खुद की जीवनी, खुद के ऊपर जो लिखी गई होती है उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। उनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, डिस्कवर ऑफ इंडिया, भारत की खोज, ठीक है, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड हिज एक्सटेम्पोर स्पीचलेस, वो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई है, जो बहुत ज़्यादा, मतलब उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, इतनी अच्छी स्पीचेज हैं उनके अंदर। द स्पीच, ये जो स्पीच है ये क्या है, एक भाषण है, ठीक है। ये जो हम पढ़ेंगे अभी, ये क्या है, एक स्पीच है, एक भाषण दिया गया है। इट ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, किसके लिए, अपने फ्रीडम के लिए एक सभा का आयोजन करना, किसके लिए, अपनी फ्रीडम के लिए एक गुप्त सभा का आयोजन करना। was delivered by पंडित नेहरू on the evening of India's independence on 14th अगस्त 1947। जब भारत आज़ाद हो रहा था, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद होने के जस्ट एक दिन पहले, कब हुआ था अपना भारत आज़ाद, 15 अगस्त को, ठीक है। और ये कब है, 14 अगस्त को। 14 अगस्त की शाम को, मतलब कि कल भारत आज़ाद होगा, कल का झंडा फहराया जाएगा आज़ादी का, और उसके जस्ट एक दिन पहले जो शाम थी उसको उन्होंने ये एक स्पीच दी थी अपनी जनता को, अपनी प्रजा को, पूरे जो लोगों को, उन्होंने यूथ को एक स्पीच दी थी। उसी स्पीच के ऊपर ये आपका चैप्टर है। इन दिस स्पीच ही रिमेंबर द पास्ट एंड सजेस्ट वे टू बिल्ड द फ्यूचर, ठीक है। इस स्पीच के अंदर, इस भाषण के अंदर वो किसको याद करते हैं, अपने पास्ट को वो याद करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने, मतलब
फ्रीडम हासिल करी, किस तरीके से उन्होंने प्लान बनाए और किस तरीके से उन्होंने मतलब सब कुछ किया, और फ्यूचर में वो क्या करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं अपने भारत को, किस तरीके से फ्यूचर में वो बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर ये स्पीच उन्होंने दी थी। He asked the nation to serve not only India but also all humanity। उन्होंने भारत से, उन्होंने राष्ट्र से ये पूछा कि जो आपने जो योगदान दिया है वो हमने सिर्फ भारत के लिए ही नहीं दिया, बल्कि हमने पूरी मानवता के लिए अपना योगदान, अपने योगदानों के द्वारा आज हम मतलब बोल रहे हैं कि आज जो भारत आज़ाद हुआ है उसके लिए हमने जो योगदान दिया अपना, उसमें सिर्फ भारत के लिए नहीं था, वो पूरी ही मानवता के लिए था। ठीक है, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता के लिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं कि क्या है। लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड ए ट्राइस्ट। ट्राइस्ट मीन्स होता है सभा, गुप्त सभा। डेस्टिनी मीन्स फ्रीडम, आज़ादी। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये कि लॉन्ग ईयर अगो वी मेड ए ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। ठीक है, बहुत समय पहले हमने एक गुप्त सभा बनाई, किसके लिए, अपनी भारत को आज़ाद करवाने के लिए हमने बहुत समय पहले एक गुप्त सभा का निर्माण किया। एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम ओवर प्लेज। अब वो टाइम आ गया है कि हम हमारा जो झंडा है, मतलब अपनी जो उसमें फ्रीडम ओवर प्लेज, जो हमारी जो गरिमा है, हम उसको आज सबके सामने रख रहे हैं। नॉट होली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सिस्टेंटली, कि पूरी तरीके से नहीं लेकिन बहुत ही मतलब हृदय को, दिल को छूने वाले, बहुत ही भावुक तरीके से उन्होंने इस चीज़ को अपनी सभा में उन्होंने बताया। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट हॉवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप। अब क्या बता रहे हैं, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट हॉवर, जब आधी रात को, आधी रात के टाइम का जो वक्त था, आधी रात के समय का जो वक्त था, उसमें क्या बोल रहे हैं कि उसमें जब पूरा राष्ट्र सो रहा था, जब पूरा राष्ट्र किसमें, नींद में सोया हुआ, तो हमने क्या किया वहाँ पे, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, जब पूरा राष्ट्र, पूरा देश जब सो रहा था, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। भारत क्या था उस टाइम पे, जग रहा था, किस चीज़ के लिए, अपने जीवन के लिए और अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बहुत समय पहले हमने एक सभा का निर्माण किया, गुप्त सभा का निर्माण किया था, और आज वो समय आ गया है कि उसका रिजल्ट हमारे सामने है, उसकी गरिमा हमारे सामने है, और हम आज भारत का झंडा फहराने जा रहे हैं, और पूरे तरीके से हमने अपना उसमें योगदान दिया। तो कह रहे एट द स्ट्रोक, उस टाइम पे, आधी रात के समय पे, जब पूरा विश्व सोया हुआ था, तो इंडिया क्या कर रहा था, अपनी फ्रीडम के लिए जग रहा था। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ए मूवमेंट कम्स विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, व्हेन द एज एंड व्हेन द सोल ऑफ ए नेशन लॉन्ग सपाज्ड फाइंड अटरेंस। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इंडिया विल अवेक ऑफ लाइफ एंड फ्रीडम। भारत जो है अपनी जीवन और अपनी जिंदगियों के लिए और अपनी आज़ादी के लिए जग रहा था। ए मोमेंट कम, एक समय ऐसा आया, कब, तब एक समय ऐसा आया, विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री, जो इतिहास में फिर से शायद ही कभी, बहुत ही कम कभी आएगा। When we step out from the, जब हमने एक स्टेप उठाया, जब हमने एक अपना कदम उठाया, from the old to the new, पुराने से नए की तरफ बढ़ने के लिए, कुछ परिवर्तन करने के लिए, जो इतिहास में पहले कभी ऐसा मोमेंट नहीं आया था, वैसा एक मोमेंट आया जब हमने कुछ स्टेप्स, हम लोगों ने एक स्टेप उठाया पुराने से नए की तरफ बढ़ने के लिए। व्हेन द एज एंड, और जो पुरानी जो उम्र जो लोगों की जो चली आ रही थी, उसका पुरानी जो ब्रिटिश काल के जो लोगों की जो रीतियाँ, जो उनके जुर्म वगैरह चले आ रहे थे, उनका एंड करने के लिए। एंड व्हेन द सोल ऑफ नेशन, और उस टाइम पे राष्ट्र की जो आत्मा है उसको क्या करना था, हमने पूरी तरीके से उसको चेंज करने की सोच ली थी। ठीक है, इट इज फिटिंग दैट
एट दिस सोलमन मोमेंट वी टेक द प्लेज ऑफ डेडिकेशन टू द सर्व ऑफ इंडिया एंड हर पीपुल एंड द स्टिल लार्ज कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो क्या कह रहे हैं अब वो कि इट इज़ फिटिंग दैट द सोलमन मूवमेंट, ये एक ऐसा मूवमेंट था, एक ऐसा समय था, एक ऐसा मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम था ये ऐसा। वी टेक द प्लेज, हमने गरिमा के साथ, हमने मतलब अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, हमने अपना पूरा उसके अंदर रुचि के साथ और अपने पूरे क्षमता के साथ क्या किया हमने, टू सर्व ऑफ इंडिया, इंडिया जो है किस इंडिया के लिए हर लिखा गया है क्योंकि भारत माता कहा जाता है कि हमने भारत माता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। हमने पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और पूरे स्वाभिमान के साथ हमने भारत माता के लिए और भारत माता के जो बच्चे हैं पीपुल एंड द स्टिल लार्ज कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, और बड़ी मात्रा में जो मानवता है उसके लिए हमने अपने आप को न्यौछावर करने की उस टाइम पे हमने बहुत ही डेडिकेशन के साथ ये चीज़ हमने सोच ली थी। तो ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा। इसमें अभी आप लोगों को ये समझ में आया, इतना पैराग्राफ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ शॉर्ट टाइप में इसमें कि क्या कह रहे हैं। नेहरू जी एक स्पीच दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, 1947 की 14 अगस्त की शाम को। उस स्पीच में वो अपने पुराने अनुभवों को सामने रख रहे हैं जनता के। कौन से अनुभव, जब भारत को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल किया, लोगों ने जो योगदान दिया उसके ऊपर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बहुत समय पहले जब आधी रात को पूरा विश्व जब सोया हुआ था तो हम जग रहे थे, इंडिया जग रहा था। इंडिया मीन्स हम हो गए, किसके लिए, फ्रीडम के लिए, भारत की आज़ादी के लिए। तो उस टाइम पे हमने एक क्या की, कुछ लोगों को इकट्ठा करके हमने एक सभा बनाई। ठीक है, हमने कुछ प्लान्स बनाए, किस चीज़ के लिए, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। ठीक है, और वो प्लान ऐसे थे कि हमने स्टेप उठाया जो हिस्ट्री में, इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। वो स्टेप्स थे देश को बदलने के लिए, नई जनरेशन को मतलब एक्टिव करने के लिए और पूरे विश्व, अपने इंडिया को, नेशन की सोल जो आत्मा थी उसको चेंज करने के लिए, जो अंग्रेज़ों के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे थे, अंग्रेज़ों के द्वारा तकलीफ़ें दिए जा रही थी, उन सब का अंत करने के लिए। ठीक है, और उसके लिए वो कह रहे हैं कि उसके लिए हम लोगों ने भारत माता के लिए और भारत माता के जो बच्चे हैं, पीपल हैं, उनके लिए तथा मानवता के लिए हमने अपने आप को पूरी तरीके से, अपनी सर्विस, जो हमारा जो कार्य था, हमने उसमें पूरी तरीके से उसमें लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया ये चैप्टर। अब हम पढ़ रहे हैं एट द डॉन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का डॉन मीन्स होता है सुबह जो होती है, एक तरीके इतिहास का जो शुरुआत, एट द डॉन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की जो शुरुआत होती है, एक तरीके से ऐसा लगा कि जैसे कोई इतिहास की शुरुआत होने जा रही। इंडिया स्टार्टेड ऑन हर अनएंडिंग क्वेस्ट एंड ट्रैकलेस कंट्रीज are filled with her starving and the grandeur of her success and failures। तो जब इतिहास की शुरुआत हुई तो इंडिया, जो भारत है, उसने क्या किया, शुरुआत करी, एक ऐसी शुरुआत करी जो कभी भी अंत, जिसका कभी भी अनएंडिंग क्वेस्ट था वो। एंड ट्रैकलेस कंट्रीज आर फिल्ड विथ हर स्टार्विंग, और जो कंट्रीज थी, जो देश थे, वो ट्रैकलेस थे, उनकी कोई ट्रैक नहीं था। तो उन्होंने एक सफलता की तरफ, और किस तरीके से वो पहले फेल हुए थे उन सब की तरफ उन्होंने अपनी शुरुआत की। थ्रो गुड एंड इल फॉर्चून अलाइक, उस टाइम पे कुछ अच्छे भी थे और कुछ बुरे भी थे। अनुभव जो थे वो अच्छे और बुरे दोनों तरह के थे, सक्सेसफुल भी थे और फेलियर भी थे, कुछ सक्सेस भी होते थे और कुछ फेल भी होते थे। She has never lost sight of the quest of forgotten the ideas which gave her strength। ठीक है, सी किसके लिए यूज में लिया जा रहा है, भारत के लिए, कि भारत के अंदर जब इतिहास की शुरुआत हुई तो भारत माता के बारे में लिखा जा रहा है कि उनका जो अनएंडिंग क्वेस्ट था वो उसका अंत कभी भी नहीं हुआ। वो उसमें बहुत सारे ऐसे राष्ट्र आए जो कभी मतलब सक्सेस हुए हैं, कभी फेल हुए हैं, कुछ
कुछ लोग ऐसे थे, कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे अनुभव थे, लेकिन फिर भी उसके जो कभी भी हम सी नेवर लॉस्ट साइट द क्वेस्ट ऑफ फॉरगेटन आइडियाज विच गेव हर स्ट्रेंथ। इसके बावजूद भी हम उन चीज़ों को कभी भी हम भूल नहीं सकते। जो भारत माता की स्ट्रेंथ है, जो भारत माता की जो ताकत है, वो फिर भी कभी भी कम नहीं हुई। वो इतने सब कुछ होते हुए भी भारत आज भी भारत माता ही कहलाता है। ठीक है। वी एंड टुडे ए पीरियड ऑफ मिसफॉर्चून्स एंड इंडिया डिस्कवर हर सेल्फ अगेन। आज वो दिन आ गया था कि हम आज का जो दिन है वी एंड टुडे, और आज हम उस पीरियड का जो मिसफॉर्चून और इंडिया डिस्कवर अपॉर्चुनिटी हर सेल्फ अगेन, आज भारत ने फिर से अपने आप को फिर से ढूंढ लिया है, फिर से अपने आप को प्राप्त कर लिया, और उस गंदे वक्त का आज क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। मीन्स मुगल काल आया, ब्रिटिश काल आया, इतने लोगों ने भारत के ऊपर जो शासन किया, भारत के अंदर जो गंदगी फैलाई, उन सब चीज़ों का आज अंत होने जा रहा है, और इंडिया जो है फिर से अपने आप को डिस्कवर कर रहा है, फिर से अपने आप को ढूंढ रहा है। द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट टुडे इज बट ए स्टेप। जो आज अचीवमेंट हमने प्राप्त करी है, जो आज हासिल किया है हमने, जो अचीवमेंट वी सेलिब्रेट टुडे इज बट ए स्टेप एंड ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू ग्रेट ट्रिम्स एंड अचीवमेंट्स दैट अवेट अस। तो क्या कह रहे हैं कि जो आज उपलब्धि जो हमें हासिल हुई है भारत को आज़ाद करवाने की, वो सिर्फ एक क्या है, एक स्टेप है, ओनली एक स्टेप हमने बढ़ाया है। किसकी तरफ बढ़ाया है, एन ओपनिंग अप ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। जो अपॉर्चुनिटीज़, जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उसकी तरफ हमने एक ओपनिंग करी है, एक शुरुआत करी है। ठीक है। महत्वाकांक्षाएँ जो होती हैं कुछ काम करने के लिए, और ग्रेट ट्रम्स एंड अचीवमेंट्स, और डेट वेट्स, जो आज तक वेट कर रहे थे। तो क्या कहा जा रहा है इस तरीके से कि अभी तक जो हम आज जो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम स्वतंत्रता का जो झंडा फहरा के भारत को आज़ाद करवाने की हम जो सेलिब्रेशन आज मना रहे हैं, आज सभा में, यहाँ पे स्टेज पे, वो क्या है, वो सिर्फ एकमात्र एक स्टेप है, एकमात्र एक कदम बढ़ाया गया है। किसकी तरफ बढ़ाया गया है वो कदम, उन चीज़ों की तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के लोगों को मिलनी चाहिए थी, जो अचीवमेंट्स आज तक हासिल करने चाहिए थे, जो भारत के नागरिक नहीं कर पाए, उनकी तरफ हम आज जो वेट कर रहे थे आज तक भारत में कि कब हम आज़ाद होंगे और हम हमारी खुद की कोई सरकार बनाएंगे, हम हमारे हिसाब से कुछ काम करेंगे, उस चीज़ों का आज जो इंतज़ार चल रहा था, उसकी तरफ एक कदम आज हमने बढ़ाया है। Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? अब क्या कह रहे हैं, वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, किससे, अपनी जनता से। भाषण के दौरान वो एक सवाल कर रहे हैं कि आर वी ब्रेव एनफ, क्या आप उस पर्याप्त मात्रा में शक्तिशाली हो, क्या आप उस पर्याप्त मात्रा में आप उस चीज़ के लिए रेडी हो, वाइज एनफ टू ग्रैप्स दिस अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है, जो हम जिस चीज़ अभी जो हमें भारत आज़ाद होने के बाद में जो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी हमें, क्या आप उस चैलेंज को लेने के लिए रेडी हो, उस अचीवमेंट्स को, उन चीज़ों को हासिल करने के लिए तैयार हो, क्या आपके अंदर इतनी क्षमता है। वो अभी सवाल कर रहे हैं अपनी पब्लिक से, अपनी जनता से। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि क्या कहा जा रहा है कि पहले तो उन्होंने बताया कि हमने ये सब कुछ किया, उसके बाद में कह रहे हैं कि भारत की जो शुरुआत हुई, मतलब शुरू से अगर भारत को देखा जाए, हिस्ट्री में अगर भारत को देखा जाए, तो भारत ने शुरू से ही काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ अनएंडिंग क्वेस्ट है, उसके जो क्वेस्ट हैं, जो उसके सवाल जो है, एक तरीके से वो कभी अंत नहीं होने वाले। वो उसमें खूब सारी, विश्व में खूब सारे देश हैं, जैसे तो भारत में जो कंट्रीज है फील्ड विथ स्टर्विंग एंड ग्रेंड्योर एंड सक्सेस एंड फेलियर। कुछ मतलब कहने का मतलब ये है कि इतिहास उठा के देखा जाए तो भारत की जो स्थिति शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि कभी किसी राजा ने आक्रमण किया, कभी किसी ने किया, कभी मुग़ल आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर विदेशी लोग भी आए इसके अंदर। इस तरीके से ऊपर नीचे इसमें चलता आया, और हमेशा से ही भारत अपने आप को खोज नहीं पाया। अपने आप की जो प्रतिभा थी भारत की, वो कभी भी वो इस तरीके से
खोज नहीं पाया, लेकिन आज उस चीज़ का अंत हुआ है। आज वो समय आ गया है कि हमने अब भारत को खोज निकाला है, हमने भारत को आज़ाद किया है। तो हम उस चीज़ का ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम जो ये आज सेलिब्रेशन मना रहे हैं वो एक स्टेप है, मात्र एक स्टेप है किस तरफ, अपने अपॉर्चुनिटीज़ और अचीवमेंट की तरफ बढ़ने का, जो हम आज तक इंतज़ार कर रहे थे। अब वो एक सवाल करते हैं कि वी आर ब्रेव एनफ एंड वाइज, हम क्या इतने मतलब सुदृढ़ हैं, इतने शक्तिशाली हैं, इतनी क्षमता है हमारे अंदर कि हम आने वाली चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। आने वाली चीज़ें मीन्स भारत में आज़ाद होने के बाद में जो अपॉर्चुनिटीज, जो कर्तव्य आएंगे वो हम हैंडल कर पाएंगे। क्या आप उन चीज़ों के लिए रेडी हो? वो पब्लिक से सवाल कर रहे हैं कि आप उन चीज़ों के लिए रेडी हो। ओके, फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब क्या कहा जा रहा है कि फ्रीडम जो है, आज़ादी जो है, वो क्या हमेशा क्या लेके आती है? रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आती है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जब भी आपको आज़ादी और पावर मिलती है, आपको फ्रीडम और पावर मिलती है, तो उसके साथ साथ में आपको कुछ कर्तव्य भी मिलते हैं, आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है। ठीक है, जिस तरीके से एक परिवार में बच्चा होता है, हम देखते हैं कि बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है और वो मतलब कहा जाता है कि अब तो हम फ्री हो गए, अब तो हम बड़े हो गए, हमारे मतलब पावर मिल गई, लेकिन पावर के साथ साथ आपकी क्या पड़ती है? आपके परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी बन जाती है। सेम उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। फ्रीडम और पावर जो आती है उसके साथ साथ में क्या लेके आती है? जिम्मेदारियां भी लेके आती है। अब जिम्मेदारियां किस चीज़ की है? जिम्मेदारियां भारत को संभालने की है, भारत को प्रेजेंट करने की है, सब कुछ करने की है भारत में। द रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दीज असेंबली। आज जो ये हम असेंबली कर रहे हैं, आज जो हम ये सभा बना रहे हैं, इसमें हम उन जिम्मेदारियों को आपके सामने रख रहे हैं। ए सर्वियन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सर्वियन पीपल ऑफ इंडिया। क्या कहा जा रहा है कि एक सर्वियन बॉडी, एक अच्छा दिमाग और अच्छे मस्तिष्क का निर्माण करने वाला शरीर ही पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर सकता है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है, पूरे इंडिया को संभाल सकता है। Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor and our hearts are heavy with the memories of this sorrow। अब क्या कह रहे हैं? बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम, आज़ादी से पहले हमने क्या देखा? हमने तकलीफ़ें देखी, हमने दर्द देखा, हमने हमारे जो हृदय है वो मेमोरीज उन तकलीफ़ों से, उन दुखों से भरे हुए हैं कि किस तरीके से हमने दास्ता देखी, किस तरीके से अंग्रेज़ों के सितम देखे, वो सब चीज़ें हमने अभी तक हमने जो देखी। सम ऑफ दोज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ। कुछ उनमें से जो तकलीफ़ें हैं वो आज भी कंटिन्यू हैं। कुछ जैसे फ्रीडम फाइटर्स थे, कुछ लोगों के परिवार वालों की डेथ हुई, कुछ लोग जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी वो शहीद हो गए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सम ऑफ दोज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ, उनमें से कुछ जो तकलीफ़ें हैं वो आज भी कंटिन्यू हैं, आज भी हमारे साथ कंटिन्यू चल रही। नेवरथलेस, जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। द पास्ट इज ओवर, पास्ट जो है हमारा, अतीत जो था हमारा, वो आज ओवर हो चुका है। एंड इट इज़ द फ्यूचर डेट बेकॉन्स अस नाउ, बेकॉन्स अस नाउ। और अब हमें क्या बनाना है? एक फ्यूचर बनाना है, एक अच्छा फ्यूचर की, एक रीढ़ की जैसे तरीके से बैकबोन होती है, हड्डी होती है जो हमारे पूरे शरीर को खड़े करके रखती है। उसी तरीके से नेहरू जी कह रहे हैं कि पुरानी चीज़ें जो थी, तकलीफ़ें जो थी, वो हमारे हृदय में आज भी हैं, हम उनको भूल नहीं सकते, लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी हमें पास्ट को भूल के हमारे फ्यूचर का निर्माण करना, एक अच्छे फ्यूचर को हमें आगे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि हमने क्या पढ़ा अब तक। हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पूरा एक साथ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर आपका और है इधर, तो हम एक साथ नहीं पढ़ के हम 2 क्लास में इसको पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक बार यहाँ से पूरा रिवाइज करवा दे रही हूँ यहाँ तक कि क्या कहा जा रहा है इस चैप्टर के अंदर। कि बहुत समय पहले एक जो सभा होती है, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके एक दिन पहले 14 अगस्त को एक स्पीच दी गई सभी पूरी जनता के सामने स्टेज पे। किसके द्वारा दी गई? नेहरू जी के द्वारा दी गई। ठीक है,
नेहरू जी ने उस स्पीच में उन अनुभवों को रखा जो फ्रीडम फाइटिंग के टाइम पे उन्होंने अपने टाइम में उन्होंने उन लोगों ने जिन चीज़ों को फेस किया, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हमने बहुत समय पहले एक सभा का निर्माण किया फ्रीडम के लिए। उसके अंदर हम लोगों ने पूरा भारत, जब पूरा विश्व जब सो रहा था तो आधी रात को हम लोग जग रहे थे, हम सभी लोग जग रहे थे। इंडिया जग रहा था। किस चीज़ के लिए जग रहा था? इंडिया अपने फ्रीडम के लिए जग रहा था। तो किस तरीके से फ्रीडम का मूवमेंट उन्होंने हासिल किया और किस तरीके से भारत पहले से मतलब जो चीज़ों को फेस करता आया है उन चीज़ों को देखा है उनके बाद में, और अब वो बोल रहे हैं कि अब उन चीज़ों का ख़त्म हो गया है, पुरानी जो तकलीफ़ें थी उनका अंत हो गया है, अब एक नया भारत बनने जा रहा है। नए भारत के लिए आप लोग क्या रेडी हो? आप लोगों को फ्यूचर बनाने में क्या, किस तरीके से आप फ्यूचर को निर्माण करोगे, इस तरीके से। और फिर बोल रहे हैं कि जब फ्रीडम आती है, पावर आती है, तो साथ में जिम्मेदारियां भी लाती है। लाइक एक परिवार की तरह, जिस तरीके से एक परिवार का मुखिया एक परिवार को चलाता है, उसी तरीके से भारत में भी कुछ ऐसे सर्वेगियन बॉडियाँ होनी, मतलब बॉडी मीन्स एक अच्छे कुछ अनुभवी लोगों का होना ही भारत को चला सकता है। तो बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम कह रहे हैं कि पहले हमने तकलीफ़ें देखी, हमने दास्तां देखी, अंग्रेज़ों के सितम देखे, और वो चीज़ें आज भी हमारे हृदय में समाहित है। हम उनको कभी भी भूल नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको भूल के हमें हमारे पास्ट को ख़त्म करना है और फ्यूचर की एक नई नींव हमें स्थापित करनी है, एक नया भारत बनाना है। तो इस तरीके से वो स्पीच में उन चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं जिन चीज़ों के बारे में उन्होंने भारत की आज़ादी के टाइम पे उन्होंने देखा था। तो आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ा। इलाहाबाद में 1889 में उनका जन्म हुआ। फिर उनकी जो शिक्षा हुई हॉरर के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनकी शिक्षा हुई। फिर उन्होंने वोटेक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, वो भारतीय राजनीति में शामिल हो जाते हैं। भारतीय राजनीति में शामिल होकर वो क्या बनते हैं? नेता बनते हैं। जवान जो थे कंट्री के यूथ थे उनमें वो नेता बनते हैं, नेता का काम करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा किससे इन्फ्लुएंस थे? महात्मा गांधी जी से। उस टाइम में 1947 के टाइम की ये बात है। फिर उनका जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो इंडिया के, और इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो 17 साल तक रहते हैं, 1964 तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती है, ठीक है। वो एक बहुत ही अच्छे आइडियलिस्ट थे, ड्रामर थे, आर्टिस्ट थे। उन्होंने लिखा भी है। पॉलिटिशियन के अलावा वो लिखने का काम भी करते थे। वो लेखक भी थे, नाटककार भी थे। इस तरीके से उन्होंने पोयम, कविताएँ भी लिखी हैं, जो ज़्यादातर किसमें उसमें देखी जाती है जब वो जेल में रहते हुए अपनी बेटी को, ए फादर टू हिज डॉटर लेटर्स जब लिखा करते थे वो अपनी पुत्री को, बेटी को, इंदिरा गांधी को, तो उसमें वो इन चीज़ों का वर्णन किया करते थे। आगे उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड हिज एक्सटेम्पररी स्पीचेज, उनमें उनकी जो स्पीच दी गई है बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई है। अब जो हमारा चैप्टर है टेस्ट डेस्टिनी, ये एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई स्पीच है जो इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के टाइम में 14 अगस्त 1947 के टाइम पे ये दी गई थी, ठीक है। इस स्पीच में उन्होंने उन चीज़ों का वर्णन किया है जो उन्होंने अपने राष्ट्र के आज़ादी में उन्होंने उस टाइम पे योगदान दिया था। तो इस स्पीच में वो भारत की जनता को संबोधित करते हुए कुछ बातें उनसे कह रहे हैं और कुछ सवाल उनसे कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने आज जो पढ़ा, हमने अपनी इसमें यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया है। नेक्स्ट की क्लास में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, तो आपको मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दूँगी। ओके, आप देख सकते हो इसमें, यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है। इसके बाद में जो आपको मैं नोट्स करवाती हूँ, तो ये पॉइंट है, ये वर्ड मीनिंग है जिनका इंग्लिश में ही मीनिंग होता है इधर, ठीक है। और इससे हम क्या करते हैं, अपने इन फिलिंग द ब्लैंक्स को हम फिल करते हैं, ठीक है। पहले की क्लास में भी मैं आपको ये चीज़ समझा चुकी हूँ, उसी से हम वापस से इनको समझते हुए कौन सा कहाँ पे सेट हो रहा है ये हम इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर है जो आपको करने हैं। आपके पास चैप्टर है पूरा, ठीक है। चैप्टर में से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। जैसे कि हमने पहले चैप्टर पढ़ा था द बर्थ ऑफ खादी, ठीक है। फिर हमने क्या किए थे, ये वाले हमने नोट्स आपको मैंने करवाए, ठीक है।
पैनेसिया रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज। पैनेसिया किस वर्ड के लिए यूज में लिया जाता है? रेमेडी मीन्स होता है जैसे कि हर तरह की बीमारियों का इलाज करना, ठीक है। हर तरह की बीमारियों का इलाज के लिए वर्ड आता है पैनेसिया, ठीक है। तो इसमें ये है कि मदर टेरेसा मोटो इन लाइफ वाज टू प्रोवाइड ए पैनेसिया फॉर द पुअर एंड द नीडी। पुअर गरीबी और ज़रूरतमंद जो लोग हैं वो भी क्या, गरीबी भी एक तरीके की बीमारी होती है, तो बीमारी का इलाज करना। क्वेश्चन आंसर आपके पास है, ये देख लीजिए आप इसमें। वेयर डज M.K. गांधी डिस्क्राइब हैंडलूम, ठीक है। M.K. गांधी ने हैंडलूम कहाँ पे डिस्क्राइब किया था? तो आपके पास है सत्याग्रह आश्रम फाउंड एट द साबरमती, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अपने आश्रम बनाए थे, ठीक है। इस तरीके से आपके आगे के क्वेश्चन है, What was the difficulty faced by them after introducing हैंडलूम एट साबरमती। साबरमती नदी के किनारे जब उन्होंने हैंडलूम को बनाना शुरू किया तो उनके सामने कौन कौन सी परिस्थितियाँ, कौन कौन सी वो कठिनाइयाँ सामने आई। मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ, आपको करना खुद को है। वॉट डज गांधी मीन बाई वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस। वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब गांधी जी के द्वारा क्या है। What object did they set before themselves? They do to achieve it. उन्होंने अपने कौन कौन से ऑब्जेक्ट, कौन कौन सी चीज़ें पहले उन्होंने वहाँ पे सेट करने की सोची, और जब वो हासिल करते हैं चरखा वगैरह बनाना, तो उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें अपने वहाँ पे एडजस्ट करने की उन्होंने सोची। लास्ट वाला आपका 5th नंबर पे है, नरेट द बर्थ ऑफ खादी इन ओवर ऑन वर्ड्स। ये मैं आपको करवा दूंगी, इसकी मैं आपको करवा के भेज दूंगी। आपको ये 4 क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 ये आपको सेल्फ करने हैं, ठीक है। ये होने के बाद में ही आप इस चैप्टर पे आओगे, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये हम पूरा पढ़ के ही कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। कल से हम जो पढ़ेंगे, हम यहाँ से आगे का हमारा कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट रखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पर फिनिश कर रही हूँ। ओके, गुड डे एंड गुड लक।